नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोदी जी के रिसेंटली हुए अमेरिका दौरे के बारे में। और कह सकते हैं कि ये वाला दौरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ही रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे इस दौरे को हम सक्सेसफुल हुआ है कि क्या हुआ है, इसको हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वीडियो में हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो विजिट था वो शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सीज में घिर चुका था, क्योंकि पन्नू या फिर जो कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लॉयर है, या फिर कैसे कह सकते हैं, अमेरिका का एक तरीके से हेड है खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी रेफरेंडम का। उसे वाइट हाउस, उसके डेलीगेशन को वाइट हाउस में बुलाया गया मोदी जी के विजिट से पहले, और फिर उसी से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। नेक्स्ट आता है, इसी विजिट के दौरान अमेरिका और इंडिया के बीच में सेमीकंडक्टर को लेके एक डील साइन हुआ। उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। फिर हम इस बार के सबसे बड़े हॉट टॉपिक पे नज़र डालेंगे कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो इस पूरे विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं थे, क्योंकि यूजुअली यही देखा गया है कि वो हमेशा फॉरेन विजिट्स पे मोदी जी के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है कि ये एनालाइज करेंगे कि क्या किस प्रकार के बड़े डील्स साइन हुए या फिर बिल्कुल ही नहीं हुए, जो कि एक्सपेक्टेड था। कि कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे कि कई सारे जो डील्स होने हैं वो साइन होंगे प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के टाइम पे। तो ये हुए कि नहीं हुए, और नहीं हुए तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे पे, तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला केस तो था कि मोदी जी के विजिट से पहले ही खालिस्तानी रेफरेंडम का जो सरगना है एक तरीके से, गुरपतवंत सिंह पन्नू से उसके डेलीगेशन को वाइट हाउस में बुलाया गया, उनसे मीटिंग की गई। ये एक तरीके से बहुत ही एंटी इंडिया मूव था यूएस द्वारा। साफ दिखता है कि वो एक तरीके से एक हार्ड नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ये भी साफ दिख रहा है कि यूएस भारत का कोई एलाई नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। कोई भी एलाई अपने पार्टनर को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं करता है, और इससे यही समझ में आ सकता है कि हम अमेरिका पे एक लॉन्ग टर्म एलाई की तरह नहीं देख सकते, या फिर उसको उस दर्जे में नहीं डाल सकते जैसे हम रशिया या फ्रांस या इजराइल को देखते हैं। मोर सो रशिया और फ्रांस पे भी मैं आऊँगा, बट आई थिंक फ्रांस ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऑफ़र दिया है वो एक सेपरेट वीडियो डिमांड करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्कैम है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में। उस पर एक पूरा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए उस वाले इंसिडेंट को या फिर उस वाले पार्ट को नहीं रखा है, बट एज अ साइड नोट आई विल से कि इसी विजिट के दौरान फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात की थी। इसमें जो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने ऑफ़र किए थे वो है एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और दूसरा है जेट इंजन, और दोनों ही ऐसे सिस्टम्स है जिसके लिए भारत अभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और इसलिए उन्होंने एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक टसल भारत और यूएस के बीच में चल रही है उसको देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को देखा, और उन्होंने ये एक ऑफ़र भारत को दिया। लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो डिमांड करता है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे मैंने जैसा कि बोला मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगेन अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो ये पन्नू वाला केस है ये तब से ज़्यादा बढ़ गया जब भारत ने एक मेजर खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में उसके लीडर निज्जर को वहाँ पे एक शूट आउट में मार दिया गया, और उस शूट आउट के जिम्मेदार या फिर उस शूट आउट के लिए जिम्मेदार भारत को करार दिया गया। एलिजिडली ये भारत नहीं किया था, ऐसा वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है। इसलिए उस इंसिडेंट के बाद से भारत, कनाडा और यूएस के बीच में, यानी कि यूएस ऑन बिहाफ ऑफ कनाडा, इनके बीच में ये रिलेशन या फिर ये इशू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू बन चुका है। और ये तब से ही भारत और यूएस के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यूएस इसको इस तरीके से क्यों यूज़ कर रहा है इस खालिस्तान के इशू को? देखिए 370 हटने के बाद से यूएस के पास से या फिर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के पास से भारत को ब्लैकमेल करने के लिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल या फिर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हट गया है उनके हाथ से, पूरी तरह उनके हाथ से चला गया है। उसके बाद बस ये एक ही इशू बचता है एंड कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट का इशू बचता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इशू को हम सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते
सकते क्योंकि वहाँ पे एक लोकल एथनिसिटी का प्रॉब्लम है, वो वहाँ पे दो ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको उस सेम तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता जैसे कि खालिस्तान या फिर जम्मू एंड कश्मीर के इशू को किया जा सकता है, दैट इज़ पीपल वर्सेस द स्टेट। मणिपुर के इशू में इट इज़ पीपल वर्सेस द पीपल एंड देम वर्सेस द और द स्टेट, और वहाँ पे स्टेट एक तरीके से मिटिगेशन का काम कर रही है या फिर एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रही है कि दोनों साइड्स को और कैसे भी करके अब टेबल पे लाके चीज़ों को शांत किया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को वेस्टर्न वर्ल्ड उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी इंडिया के खिलाफ, जो जिस तरीके से इस खालिस्तान के इशू को या फिर जम्मू एंड कश्मीर के इशू को वेस्टर्न वर्ल्ड करती है। और 370 हटने के बाद से कश्मीर वाला इशू भी अब उनके हाथ से निकल गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली अब यही बस एक इशू बच जाता है खालिस्तान का, जो कि भारत में ऑन ग्राउंड जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं है, बट उन्हें लगता है कि भारत इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, तो वो इस चीज़ को भारत के खिलाफ एक्सप्लॉइट करते हैं। पूरा दौरा शुरू होने से पहले ही ये दौरा ऑलरेडी एक बहुत ही नेगेटिव नोट में चला गया था। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई या फिर फॉर द सेक ऑफ पीआर किया गया। उसमें से एक था सेमीकंडक्टर फैब। देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने की बात की गई है। एक कोइंसिडेंटली इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दीज आर जस्ट टू इंडियन प्राइवेट कंपनीज, जिसका कि नाम है थर्ड आई-टेक और या भारत सेमीकंडक्टर, दो इंडियन कंपनीज है और इनका यूएस स्पेस फोर्स के साथ एक कोलैबोरेशन में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान है, जो कि कोलकाता में किया जाएगा। तो देखिए, ये फिलहाल एक बहुत ही एमओयू स्टेज का है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेज का है। ये कोई बिल्कुल भी फाइनलाइज डील नहीं है। तो मीडिया जिस तरीके से इसे प्रेजेंट कर रही है कि ये डील फाइनलाइज हो गई है और भैया कल से ही फैक्ट्री बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाँ, हम बनाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें भारत सरकार का कुछ खास लेना देना है नहीं। ये बहुत ही दो प्राइवेट कंपनीज हैं और उसका गवर्नमेंट ऑफ यूएस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इससे ये सब होने से पहले आपको वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पे लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इंडिया में बिजनेस के लिए लैंड एक्वायर करना ऑलरेडी बहुत हार्ड है, बट इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल ये करना ये अलग ही लेवल का चैलेंज है। सो पहला चैलेंज तो यहीं से शुरू हो जाता है। सेकंड ये है कि भैया अगर हम कह रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी फैब है, तो क्या भारत इतना ज़्यादा आश्वस्त है कि वो अमेरिकन या डिज़ाइन चिप्स को अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉल करना चाहेगा, जो कि आज की तारीख में हम जो चिप्स अपने डिफेंस इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, 2000 इंडियन मेड चिप्स हमारे डिफेंस इक्विपमेंट में जो चिप्स यूज़ होते हैं वो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ द्वारा बनाया जाता है, जो कि पूरी तरह एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। सो बीइंग सेड दैट, अगेन यहाँ पे एक और चीज़ मुझे चैलेंज दिख जाती है कि क्या भारत इतना ज़्यादा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका जिस तरीके से भारत को ट्रीट कर रहा है और बार बार अनरिलायबिलिटी के इश्यूज अमेरिका के साथ देखे जा रहे हैं, चाहे वो जेट इंजन्स को लेके हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो खालिस्तान के इशू पे हो, क्या उसके बावजूद भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स को अमेरिका द्वारा दिए गए सिस्टम्स पे रिलाई करना चाहेगा? दैट इज़ अ क्वेश्चन अगेन। सेकेंड कि मैंने ये बताया कि फ़िलहाल ये एक MOU है, सो ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट अ PR। ये सब कुछ अभी एक PR है, इसमें अभी तक कोई भी ऐसा सॉलिड वर्क कुछ भी नहीं है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि भाई फैक्ट्री अब सेटअप हो ही जाएगी। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी कि उसमें पैसा बहुत लगता है। सबसे अगर मैन्युफैक्चरिंग में कहा जाए तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन वैल्यू के नाम पे बहुत हाई वैल्यू एसेट्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, बट उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती है। हालांकि उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है या फिर उससे दुगना ही होता है। तो एक तरीके से ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसके बाद से ही मोदी जी का ये जो विजिट था कंट्रोवर्सीज में आ गया था, नॉट बिकॉज ऑफ मोदी जी विजिट, मोदी जी के कारण नहीं, मोदी जी ने ये कंट्रोवर्सीज नहीं की है, बट ये कंट्रोवर्सीज मोस्टली अमेरिका के बिहेवियर की वजह से हो रहे हैं। उसका पहला तो यही था कि ये विजिट से पहले अगेन एक अमेरिकन कोर्ट में अजित डोवाल और हमारे रॉ के एक्स चीफ को
इसी निज्जर के केस में ही हाजिरी देने को बुलाया गया। हालांकि ये एक मेरे ख्याल से सिविल सूट था और इसमें अरेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इसी कारण की वजह से अजीत डोभाल वहाँ पे नहीं गए। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो यूएस नहीं गए क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं कि हर इस लेवल के, यानी एक छोटे से छोटे गवर्नमेंट डिप्लोमेट को भी इम्यूनिटी मिली होती है इस तरीके से। अब और जब बात इस अजीत डोभाल की आती है, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की आती है, वो भी इंडिया जैसे देश के, तो इतना उनको नहीं किया जा सकता अरेस्ट किसी भी हालत में। उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर मिली होती है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो अरेस्ट के डर से नहीं गए, वो बकवास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका एक फंडामेंटल कारण है जो कि अब मैं बताने वाला हूँ। देखिए जो ICET जो प्रोग्राम है, या जो इंडिया और यूएस के बीच में है, जिसका कि फुल फॉर्म है यूएस इंडिया कोऑपरेशन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके अंतर्गत जितने अपकमिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी के डील्स है वो इसके अंतर्गत आने हैं। तो ये अजीत डोभाल जी ही स्पीयर हेड कर रहे हैं या फिर कर रहे थे। अब ऐसे रिलेशन के बाद शायद वो ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए या फिर दिखा भी सकते हैं, आई डोंट नो। और इसके अंतर्गत जो स्ट्राइकर डील था, जो कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल लेने की बात चल रही थी, तो ये इसी के अंतर्गत आने वाली थी। हालांकि भारत को टाटा कैस्ट्रल और महिंद्रा के वैप के होने के बाद मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती कि स्ट्राइकर क्यों लिया जा रहा है। बट अगर आप डीपली सोच के देखेंगे तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हम जियोपॉलिटिकल पेमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को टोन डाउन करे। एक तरीके से हम उन्हें ब्राइब कर रहे हैं कि वो अपना एटीट्यूड थोड़ा टोन डाउन करे, लेकिन दिस इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो ये मेरे ख्याल से एक तरीका हो सकता है कि अजीत डोभाल इस पूरे सिचुएशन को आत्मनिर्भर भारत के अराउंड रिवॉल्व करके या फिर स्ट्राइकर वाले ब्राइब से बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत का फ़ायदा हो। इसे मैं ऐसे देखता हूँ, क्योंकि अगर स्ट्राइकर डील नहीं होती है तो ये ओवरऑल नेट भारत के लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज इससे ज़्यादा ग्रो होगी और ऑन ऑल पॉसिबल टेक्निकल कैपेसिटीज़ जो फिलहाल का टाटा कैस्ट्रल है और महिंद्रा वैप है, वो स्ट्राइकर से हर पॉसिबल टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ में बेहतर है। नेक्स्ट है, ये कई बात बोली गई है कि भाई जो स्ट्राइकर व्हीकल है वो एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है और उसे IFV में नहीं तब्दील किया जा सकता है। ये अगेन एक बकवास आर्ग्यूमेंट है। जो हिस्टोरिकली जो पहला IFV है वो एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से ही ट्रांसफॉर्म किया गया था। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में एक्स्ट्रा आर्मर डालने के बाद और उसमें कुछ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि उसमें की 30 mm का एक टरेट और उसके साथ साथ कुछ ATGMs ऐड करने पर वो एक APC से IFV बन जाता है। इट इज़ दैट सिंपल। और टाटा और महिंद्रा दोनों ने ये कैपेसिटीज़ करके दिखाई हैं। इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि वो इतना रिक्वेस्ट करे कि ये दोनों कंपनियां अपने अपने मॉडल्स आपको एन मास प्रोड्यूस करके देंगी और वो हर पॉसिबल टेक्निकल पैरामीटर्स में स्ट्राइकर से बेहतर निकलेंगे, क्योंकि इन दोनों मशीन्स को शुरुआत से ही इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाया गया है और इनमें एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ भी है जो कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल में नहीं है। तो ये एक कारण हो सकता है कि अजीत डोभाल ने एक बाईपास ढूंढ के निकाला हो स्ट्राइकर डील को बंद करने का फॉर द सेक ऑफ आवर ओन कंट्री। मेरा ये मानना है, क्योंकि ICET जो डील था वो अजीत डोभाल खुद ही लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जेट इंजन को लेके काफ़ी कुछ बताया जा रहा था, तो जेट इंजन को भी लेके बहुत ही माइनर सी खबरें आई कि GE ने जो 404 इंजन की डीले है उसको लेके कुछ रोड मैप बताया है भारत सरकार को, लेकिन GE 414 को लेके कोई डील साइन अभी भी नहीं हुई। गार्डियन MQ-9B ड्रोन्स को लेकर भी कोई डील साइन नहीं हुई। स्ट्राइकर का तो खैर मामला छोड़ ही दो। जब शुरुआत में जून 2024 में जेक सलिवन इंडिया में आए थे तब स्ट्राइकर को लेके खूब बातें उड़ी थी, और कोइंसिडेंटली इस बार जब मोदी जी US में गए, तो पिछली बार तो जेक सलिवन जून में इंडिया में आए थे तो स्ट्राइकर की खूब बातें चली, लेकिन इस बार जब मोदी जी US में गए और अजीत डोभाल बिल्कुल नहीं थे, तो वो जो स्ट्राइकर वाला न्यूज़ है वो बिल्कुल ही नहीं कवर हुआ। और जो फैक्ट शीट है, US जो फैक्ट शीट पब्लिश करता है US गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे, उसमें भी अब स्ट्राइकर की जगह एक बहुत ही वीक सा टर्म यूज़ किया गया, लैंड सिस्टम कह के इस चीज़ को रफा दफा कर दिया गया। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइकर डील एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए ठंडे बस्ते में गया है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कैसे भी करके स्ट्राइकर को इंपोर्ट करवा लेंगे, मनवा लेंगे सरकार को, और कल को स्ट्राइकर इंपोर्ट हो जाए तो ये कोई बड़ी बात या चौंकने वाली बात नहीं होगी।
तो नेक्स्ट है, मैं जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जेट इंजन को लेके कोई डील साइन नहीं हुई, गार्डियन ड्रोन को भी लेके कोई डील साइन नहीं हुई, MQ-9B जो गार्डियन ड्रोन है वो भी इस बार फाइनलाइज डील साइन नहीं हुई। उसका ये कारण बताया जा रहा है कि ये हमें कुछ ज़्यादा ही महंगे पड़ रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस भी जो मिडल ईस्ट में है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, और इतने महंगे ड्रोन्स इतनी जल्दी जल्दी मिडल ईस्ट में एक बेसिक एंटी एयर मिसाइल से गिरा दिए जा रहे हैं। तो ये भारत सरकार के लिए अगेन एक सोचने वाली बात है, क्या इतने महंगे सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बट आई एम प्रेटी मच श्योर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट फ्रेंडली नेशन है तो हम इतने महंगे ड्रोन्स को फिर से इंपोर्ट कर लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जानते हैं कि इन्हें शूट डाउन करना बहुत इजी है, और बेसिक से एयरफोर्स ने भी या फिर बेसिक से हूती रिबल्स ने भी इन्हें शूट डाउन कर दिया है, और चाइना और पाकिस्तान इनका क्या हाल करेंगे वो हम जानते हैं। बीइंग सेड दैट, मैं यही बोलूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री का विज़िट था, बहुत ही US का जो विज़िट था बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा, और इसका कुछ एज सच बहुत हार्डकोर रिजल्ट भी नहीं निकला है। और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो एक डिप्लोमेटिक टसल चल रही है उसको कूल डाउन करने की कोशिश थी, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि US उसको कूल डाउन करना चाहता है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको इसी तरह इन्फॉर्म करता रहूँगा, मैं अपने एनालिसिस लाते रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।